जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर जो है 5वां हो जाएगा, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहने का मतलब है जब बहुत सारे तत्व खोजे जाने लगे, उस समय जो है शुरुआती दौर में बहुत सारे तत्व जब खोजे जाने लगे तो वैज्ञानिकों को उन्हें व्यवस्थित ढंग से पढ़ने और समझने की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे बहुत सारा तत्व आ गया, प्रकृति से मिलने लगा, तो वैज्ञानिकों को अध्ययन करने में मुश्किल होने लगा, कठिनाई आने लगा। इसलिए तत्वों को उनकी समान गुणों और परमाणु संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अलग अलग समूहों और अवधियों में बांटने को आवर्त वर्गीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है शुरुआती दौर में तो कम तत्व था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तत्व का संख्या बढ़ा वैसे वैसे वैज्ञानिक को अध्ययन करने में कठिनाई होने लगा। पहले कम तत्व था तो अध्ययन करने में आसानी था, लेकिन जैसे जैसे तत्व बढ़ा वैसे वैसे वैज्ञानिकों का जो है तत्वों का अध्ययन करने में कठिनाई आने लगा। इसलिए वो वैज्ञानिक लोग सोचने लगे कि कैसे भी करके इसे मतलब संगठित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। जैसे अगर हम लोग कोई मोदी दुकान जाते हैं, साबुन खरीदने जाते हैं मोदी दुकान से, तो वहाँ पे जो रहता है मोदी अपना साबुन का जो रहता है वो अलग रखता है साबुन को, और भी जो खाने पीने का सामान है वो अलग रखता है, शैम्पू को अलग रखता है। कहने का मतलब अपना अलग अलग वो रखता है सारा चीज़ को। तो ऐसा क्यों? ऐसा रखने का मतलब है कि जब भी उसको ग्राहक को देना पड़ेगा अगर साबुन, तो वो झट से निकाल के दे देगा। तो इसी प्रकार से तत्व के पर भी लागू होता है, तत्व के ऊपर भी लागू होता है। कहने का मतलब है अगर तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छा से जान जाएंगे कि ये तत्व का क्या गुण है, ये अगर किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ये सारा गुण अगर हमको पहले से पता रहेगा तो उसका उपयोग करने में आसानी होता है। इसलिए तत्वों को जो है व्यवस्थित करना आवश्यक था। तो इसे व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, डॉबेरेनर आते हैं, फिर न्यूलैंड्स आते हैं, और फिर मेंडेलीफ आते हैं। उसके बाद फिर और भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि डॉबेरेनर के त्रिक, जो कि डॉबेरेनर सबसे पहले आते हैं और त्रिक नियम देते हैं तत्वों को सजाने के लिए। और ये क्या होता है, ये आगे चल के असफल हो जाता है, मतलब इसका सीमा क्या था वो भी देखेंगे। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स, ये अष्टक नियम देते हैं या फिर अष्टक सिद्धांत देते हैं, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। इसका सीमा क्या है, सीमाएं वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद आता है मेंडेलीफ, तो मेंडेलीफ अपना आवर्त सारणी देता है, इसका विशेषता देखेंगे और ये सीमाएं देखेंगे। लगभग मेंडेलीफ का जो आवर्त सारणी था वो सही था, और लेकिन थोड़ा बहुत जो कमियां था वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी आता है, जिसके बाद वो प्रॉपर मतलब सही तरीका से रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डॉबेरेनर के त्रिक क्या है। तो डॉबेरेनर के त्रिक कुछ इस प्रकार से आप जान सकते हैं। 1817 ईस्वी में जो है जर्मनी के वैज्ञानिक वुल्फगांग डॉबेरेनर ने ज्ञात तत्वों को, मतलब उस समय जो तत्व ज्ञात था उसको उनके गुण के आधार पर तीन तीन तत्वों के समूहों में बांटा। इसी वर्गीकरण को डॉबेरेनर के त्रिक कहते हैं। इसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो इसे पढ़ने से आपको अगर समझ में नहीं आया तो बस ऐसे करके समझना है कि यहाँ पे जो है जो भी तत्व उस समय ज्ञात था डॉबेरेनर के समय में, वो लगभग कुछ कुछ तत्वों को उठाया और त्रिक नियम दिया, और वो मतलब ऐसे करके सजाया जो पहला तत्व है और जो लास्ट वाला तत्व है, ये दोनों को जोड़ने पर, ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने पर 2 से भाग करते हैं, तो ये बीच वाला जो होता है, बीच वाला तत्व, उसके लगभग औसत आता है। सही से नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देखो, ये जैसे पहला जो है तत्व लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 होता है, और लास्ट वाला तत्व क्या है, पोटेशियम ने है, तो पोटेशियम का 39 होता है। तो ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, ठीक है। अब ये दो से भाग करेंगे जब इसे जोड़ के, तो यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा भागफल जो भी आएगा वो जो है बीच वाला तत्व के लगभग औसत ही आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है, और ये जो हम लोग लाए हैं ये भी लगभग 23 के आसपास ही है। यानी डॉबेरेनर जो बताते हैं, डॉबेरेनर कहते हैं कि
ये जो मेरा त्रिक है, त्रिक का पहला तत्व और तीसरा तत्व को अगर जोड़ के 2 से भाग किया जाए यानी औसत निकाला जाए तो दूसरे तत्व के औसत के बराबर होता है, दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यही जो नियम है वो डॉबे-राइनर देते हैं और इसे त्रिक कहते हैं। तो वो जो देते हैं नियम, तो बहुत सारा तत्व था तो सारा तत्व त्रिक नियम का पालन नहीं कर पाया। कुछ ही नियम, कुछ ही मतलब तत्व जो था वो त्रिक नियम का पालन किया। एनसीईआरटी में ये 3 त्रिक दिया गया है डॉबे-राइनर का, जो आपको याद रखना है। ये पहला त्रिक हो गया, ये दूसरा त्रिक और ये तीसरा त्रिक है। तो ये तीनों त्रिक को आपको याद रख लेना है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग देखेंगे डॉबे-राइनर का जो त्रिक का सीमा है वो क्या है। तो डॉबे-राइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या है वो जानते हैं। तो पहला पॉइंट में हो जाएगा सभी तत्वों को त्रिक में नहीं रखा जा सका। पहले ही बताया आपको कि बहुत सारा तत्व था, वो सारा तत्व को त्रिक नियम के अनुकूल नहीं रखा जा सका, सभी तत्वों को त्रिक में नहीं रखा जा सका, कुछ ही तत्व को रखा जा सका। दूसरा पॉइंट हो जाएगा उनका सीमा में कि कई तत्व इस नियम का पालन नहीं करते थे, बहुत सारे ऐसे तत्व था जो इस नियम का पालन नहीं करता था। अगला पॉइंट हो जाएगा नए खोजे गए तत्व इसमें फिट नहीं हुए। कहने का मतलब है शुरुआत में जो तत्व था वही पूरा नहीं हो पाया, कुछ ही तत्व का त्रिक बन पाया था। और दूसरा पॉइंट में है कि ये जो है सभी तत्व पर लागू नहीं होता था। और तीसरा पॉइंट कि नया नया जब तत्व का खोज हो रहा था तो त्रिक नियम पर वो फिट नहीं बैठ पा रहा था। तो ये सारा जो है डॉबे-राइनर के त्रिक की जो सीमाएं हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे न्यूलैंड्स के बारे में। तो न्यूलैंड्स जो है अष्टक सिद्धांत देता है, अष्टक नियम देता है। क्या कहता है न्यूलैंड्स? तो न्यूलैंड्स कहता है 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को, जो उस समय ज्ञात तत्व था, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। जो भी उस समय मतलब तत्व ज्ञात था उसको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया न्यूलैंड्स। इसमें हाइड्रोजन से थोरियम तक कुल 56 तत्व शामिल थे। मतलब उस समय जो है 56 तत्वों को वो लिए न्यूलैंड्स और हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक सजा दिए। इसमें प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के जैसा गुण रखता था। इसमें जो पहला तत्व था और 8वां तत्व, ये दोनों का गुण सेम रहता था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में, इसलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे ये चीज़ को देख सकते हो। ये न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है ये टेबल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो गुण है फ्लोरीन के साथ मैच खाता है। इसी प्रकार से लिथियम का जो गुण है सोडियम के साथ मैच खाता है। बेरिलियम का जो है वो मैग्नीशियम के साथ गुण खाता है, इसका मैच खाता है। तो इस प्रकार से जो है न्यूलैंड्स जो है पहला तत्व और 8वां तत्व का जो गुण था वो सेम इसको दिखा और वो इस प्रकार से टेबल बना दिया। जैसे हम लोग गाना में जो होता है 8 सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा से शुरू होता है। तो इसी प्रकार से ये नियम अष्टक नियम कहलाया। अष्टक सुर होता है मतलब कोई भी गाना में, तो इसीलिए ये नियम को अष्टक नियम कहा गया, क्योंकि ये पहला जो ये जो सा रे गा मा पा धा नी करते हैं उसके बाद फिर से सा से शुरू करते हैं ना, इसी प्रकार से ये जो है इसमें हाइड्रोजन से लेकर पूरा जो आगे तक बढ़ते जाते हैं, फिर 8वां तत्व जो भी आता है वो पहले तत्व के समान ही उसका गुण होता है। तो इस प्रकार से जो है न्यूलैंड्स अष्टक नियम देता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत का सीमा क्या है, उसके बाद देखेंगे मेंडेलीफ के बारे में। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैल्शियम के बाद वाले तत्व पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो कैल्शियम के बाद वाले जो तत्व आ रहा था उस पर अष्टक नियम लागू नहीं हो पा रहा था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सभी तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हुआ। उस समय जो ज्ञात था तत्व, सभी तत्वों पर लागू यह नियम नहीं हो पाया और जो नया नया तत्व मिल रहा था उस पर भी लागू नहीं हो पा रहा था। अगला पॉइंट है अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया। कहने का मतलब न्यूलैंड्स जो है अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया था। जैसे कोबाल्ट जो है और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया, जो कि ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था। कोबाल्ट और निकेल जो है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ नहीं रखा जाना चाहिए था। तो ये जो हो गया इसका सीमा हो गया। अब हम लोग जानते हैं मेंडेलीफ के बारे में कि मेंडेलीफ का आवर्त सारणी क्या है। लगभग ये सेम अच्छा आवर्त सारणी था
और आधुनिक आवर्त सारणी भी इसी पे आधारित है, खाली थोड़ा सा चेंज हुआ आधुनिक आवर्त सारणी में। तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में क्या है, मेंडेलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और कहा तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ये जो मेंडेलीव है वो जितना भी तत्व ज्ञात था वो सबको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। सजाने के बाद क्या किया, वो बोला कि उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो आवर्त फलन होता है, तत्वों का गुण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तो ऐसे आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा, मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी है उसको आप देख लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेंडेलीव का आवर्त सारणी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो लाइन है पूरा 6 ठो है, 1 2 3 4 5 नीचे तक 6 है, यानी इसमें जो है टोटल 6 आवर्त है। कितना आवर्त है, 6 आवर्त है। और दूसरा ये आप जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आप देख रहे हो ये समूह हो जाएगा। यानी मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें 6 आवर्त है और 8 समूह है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो दिया गया है R2O, तो R2O का मतलब है कि इस समूह में जितना भी तत्व है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो R2O बनाएगा। इसी प्रकार से आप समूह 2 में भी देख सकते हो कि इसमें जो भी तत्व अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, ये सूत्र वाला बनाएगा यौगिक। इसी प्रकार से तीसरा में भी अगर जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये सूत्र वाला यौगिक बनाएगा, जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो ये सूत्र वाला यौगिक बनाएगा। R के जगह पे मतलब वो तत्व आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, वो जो है प्रयोग किया कि ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई तत्व अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, बहुत सारे तत्वों को वो खोजा, हाइड्रोजन को खोजा, जैसे लिथियम को, ये सारे तत्वों को मतलब खोजा और देखा कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये अधिकतर जितना भी ये आप देख रहे हो समूह में, ये सारा चीज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सारा तत्व मतलब ये डाइऑक्साइड बनाएगा, मतलब R2O बनाएगा। R के जगह पे वो तत्व रहेगा, लिथियम जैसे यहाँ पे रहेगा तो Li2O हो जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा तो H2O हो जाएगा, ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मेंडेलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। तो इसमें जो है 8 समूह है। सबसे पहला चीज हम लोग देखे हैं कि ये जो मेंडेलीव के आवर्त सारणी है इसमें कितना समूह है, 8 समूह है और 6 आवर्त हैं। दूसरा चीज, समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। ये जो है मेंडेलीव जो समान गुण वाला था, जैसे हम लोग देखे अभी लिथियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो भी वो Li2O बनाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है। तो इस प्रकार से वो जो है मेंडेलीव ये सब तत्वों को एक साथ ही रखा था, समान गुण वाले तत्वों को। उसके बाद तीसरा पॉइंट में खाली स्थान छोड़े गए ताकि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को रखा जा सके। मेंडेलीव जो है कुछ कुछ खाली स्थान भी छोड़ देता है और वो बोलता है कि भविष्य में जो है नया तत्व मिलेगा जो कि इस स्थान पे आ जाएगा। इसमें धातु और अधातु का पृथक्करण भी दिखा। इसमें जो है मेंडेलीव जो है धातु और अधातु को भी अलग करते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, यह पहली सारणी थी जिसने तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया। तो आपको अभी हम तुरंत जस्ट बताए थे पहले कि ये जो मेंडेलीव का आवर्त सारणी था वो एक तरह से बहुत अच्छा सारणी था। ये जो है पहली बार ऐसा सारणी था जिसने तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया था। अब हम लोग देखते हैं मेंडेलीव के आवर्त सारणी का क्या परिसीमा है या फिर क्या सीमाएं हैं वो देखते हैं। तो यहाँ मेंडेलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं, तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी की सीमा क्या है, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया। दूसरा चीज, आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह रखना पड़ा। आइसोटॉप को क्या किया गया, अलग अलग जगह रखना पड़ा। तीसरा चीज है, कभी कभी भारी तत्व को हल्के से पहले रख दिया गया। ये जो है भारी तत्व को हल्के से पहले रख दिया गया। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि कोबाल्ट जो कि है भारी तत्व है वो निकेल से पहले है। भारी तत्व को कभी कभी पहले रख दिया मेंडेलीव ने। चौथा पॉइंट क्या है, समूह 8 में जो है कई तत्वों को साथ रख दिया गया जिससे समानता स्पष्ट नहीं हो पाई। मतलब जो है लास्ट में जो 8वां समूह है उसमें कई तत्वों को ऐसे ही रख दिया गया जिससे उसका जो है समानता स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
तो ये उसका परिसीमा था मेंडलीव के आवर्त सारणी का। ये आइसोटॉप क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बताओ, मैं इसका आंसर मैं कमेंट में ही बता दूंगा। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया ये भी जानेंगे और इसका क्या गुण है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण जो है मोजले ने 1913 ईस्वी में किया। यानी मोजले जो है एक वैज्ञानिक थे, वो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी देते हैं या फिर बनाते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ कि जो तत्व है उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को, इसमें जो है 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आवर्त क्या होता है वो अभी हम दिखाएंगे आपको कि आवर्त क्या होता है, और समूह क्या होता है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। तो इसमें जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और कुल 18 समूह हैं। अगला पॉइंट है, एक ही समूह के सभी तत्वों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है। मतलब जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह जो है, जैसे पहला समूह है तो पहला समूह में जितना भी तत्व आता है उसका गुणधर्म लगभग समान होता है। जैसे दूसरा समूह है तो दूसरा समूह में जितना भी तत्व आता है वो सारे तत्व का लगभग गुणधर्म समान होता है। अगला है बाईं से धातु, बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु और बीच में उपधातु पाए जाते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें बाईं ओर जब हम लोग देखेंगे तो धातु पाया जाता है और दाईं ओर जब देखेंगे तो अधातु पाया जाता है और बीच में जो है उपधातु पाया जाता है। उपधातु कहने का मतलब वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। तो आप यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी देख सकते हैं। ये जो है ऐसे करके आप अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आवर्त है। मतलब ऐसे करके गिनने से जो भी आता है उसको बोला जाता है आवर्त। ऐसे गिनती को बोला जाता है आवर्त और इस प्रकार से गिनती को बोला जाता है समूह। जैसे एक समूह हो गया या फिर एक वर्ग हो गया, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, ऐसे करके जब हम लोग गिनेंगे तो इसको समूह बोला जाता है। यानी टोटल 18 समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, इसमें जितने भी तत्व हैं, लगभग सभी का गुणधर्म जो है समान होता है। इसी प्रकार से ये जो वर्ग है इसमें जितने भी तत्व हैं इसका भी गुणधर्म लगभग समान होता है। मतलब जितना भी यहाँ पे वर्ग है उसके अंदर आने वाले धातु जो है या फिर तत्व जो है उसका गुणधर्म लगभग समान होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु और अधातु को अलग करने वाला जो है उपधातु है, कुछ इस प्रकार से। ये उपधातु हो गया, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है, ये भी उपधातु है। कहने का मतलब है कि उपधातु के बायां साइड में धातु पाया जाता है और दायां साइड में जो है अधातु पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि पहला आवर्त है तो पहला आवर्त है इसका मतलब एक इसमें होगा मतलब कोष। दूसरा आवर्त है यानी इसमें 2 कोष होगा। तीसरा आवर्त है यानी इसमें 3 कोष होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति क्या है वो जानते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यानी आवर्त सारणी में अगर बायां से दायां चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। अगला है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यानी ये समूह होता है तो समूह में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आपको क्लियर नहीं समझ में आया होगा, आकृति से समझते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो आवर्त बताता है, ऐसे करके जब जाते हैं तो आवर्त बताता है। यानी जब आवर्त में ऐसे करके बढ़ेंगे तो क्या होता है, घटता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। यहाँ देखो बड़ा है, यहाँ जैसे जाते जा रहे आवर्त में घटते जा रहा है परमाणु त्रिज्या। और दूसरा पॉइंट है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। जैसे ये ऊपर वाला समूह है, नीचे आते जा रहे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं, गोला बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं समूह में तो परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ रहा है। यानी आवर्त में जब बायां से दायां चलेंगे
तो परमाणु त्रिज्या जो है घटता है, और समूह में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। यानी जब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण जो है घटते जाएगा और अधातु की ओर हम लोग चलते जाएंगे। इसी प्रकार से समूह में जो है ऊपर से जब नीचे आएंगे हम लोग तो धात्विक गुण बढ़ेगा। यानी कोई भी समूह में अगर ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आपको ये कहानी अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, आकृति से हम लोग समझते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है जो बाहरी कक्षा में उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन का और आवश्यकता है। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है बाहरी कोष में बस अष्टक पूरा हो जाए, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे दे या फिर दूसरा से ग्रहण कर ले। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में कैसे भी करके अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये जो है इसका संयोजकता कहलाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन मतलब इसको ग्रहण करना है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना है, तो वही जो है इसका संयोजकता कहलाएगा। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि परमाणु साइज क्या होता है। तो परमाणु साइज क्या होता है? किसी भी परमाणु का साइज उसके नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से मापा जाता है। इसे परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। अगर आपको ये कहानी से समझ में नहीं आया तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होता है? जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक से जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा का दूरी को नापा जाता है। नाभिक से बाहरी कक्षा का दूरी को मापा जाता है। जितना भी ये दूरी होगा इसी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या, और इसका जो है परमाणु त्रिज्या को पीएम में यानी पिकोमीटर से मापा जाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर आपको प्लेलिस्ट खोजना नहीं आता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञान का प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना।